प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़। कुछ दोस्त चाह रहे थे कि मैं अपना तारुफ भी डिटेल से करवाऊँ, अपना सारे का सारा कैरियर यहाँ डिस्कस करूँ, किस तरह से मैं फ़िश फार्मिंग में आया और फ़िशेस से मुतल्लक़ होप और सक्सेस प्रोडक्ट्स ना सिर्फ बनाई, मार्केट की, पाकिस्तान भर में किसानों के लिए सस्ती प्रोडक्ट मुहैया की, बल्कि उनके नताइज भी दिए। इसके अलावा मेरी प्रोडक्ट फसलों से मुतल्लक़ भी हैं, जिनमें एक का नाम लाइफ है, होप और सक्सेस, ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं फ़िशेस से मुतल्लक़, और तीसरी एक पड़ी हुई है लाइफ, ये फसलों से मुतल्लक़ है। इनकी डिटेल मैं अलग से बाद में आपको देता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये शुरू करूँगा कि टीचिंग कैरियर मेरा एज ए लेक्चरर इन इंग्लिश ऑलमोस्ट 26-27 ईयर्स है। बलूचिस्तान से स्टार्ट किया, फिर पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में, फिर दुबई कुछ अर्सा पढ़ाया, वापस आके फिर मैंने अपनी रिसर्च जो काफ़ी साल से चल रही थी उसको कंटिन्यू किया। रिसर्च थी एक्चुअली प्लांट्स पे, क्रॉप्स पे। कभी मैं उसको स्टार्ट कर लेता, कभी फिर उसको स्टॉप कर देता, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मैं कैरियर का आगाज़ बलूचिस्तान से किया, फिर पंजाब आ गया, पंजाब से गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, प्रेमयार ख़ान, पाकपतन 6 साल पढ़ाया, आखिर अपने शहर आरफाला आ गया। इधर आके मैंने कंसंट्रेशन की अपने उस प्रोजेक्ट पे जो काफ़ी साल से मैं चला रहा था, यानी फ़िशेस से मुतल्लिक़ प्रोडक्ट्स और क्रॉप्स। 2017 मैंने अपनी प्रोडक्ट्स फ़िशेस से मुतल्लिक़ बनाने शुरू की। अभी आगाज़ ही किया था तो बाई चांस मेरा रब्ता कराची हो गया मिस्टर सऊद शाह साहब से। उनसे हल्का फुल्का मैंने इंट्रोडक्शन कराया अपने प्रोडक्ट का, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया जो बहुत एनकरेजिंग था कि प्रोफेसर साहब, अगर आप इस तरह की प्रोडक्ट बना लें, मार्केट में रिज़ल्ट दे दे, तो इट विल बी अ ग्रेट ब्रेक थ्रू इन पाकिस्तान। क्योंकि इस वक्त कोई भी बंदा इस लाइन पे काम नहीं कर रहा। प्रोडक्ट क्या थी कि पानी के पैरामीटर्स पे उसने काम करना था, पानी की केमिकल कंपोजिशन पे काम करना था। एक तो ये है कि अगर पानी गदला है, पोल्यूटेड है, ब्लैकिश है, ओवर ग्रीन है, तो उसको साफ़ करना, पानी के TDS को नॉर्मलाइज करना, इवन पानी की pH पे भी उसके असरात हैं। फिर ये है कि पानी के अंदर किसी तरह की स्मेल है उसको ख़त्म करना, फ़िशेस को स्ट्रेस फ्री करना। अब होता क्या था कि फार्मर्स फ़िशेस पाल रहे हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जब ये महीने आते हैं तो मछलियाँ मरना शुरू हो जाती हैं। वजह ये है कि उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है और डिकम्पोज होता है। इस डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में हर किसी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन पानी में से लेती है, तब जाके बनती है कार्बन प्लस ऑक्सीजन एक्सेट्रा। फिर उसके साथ अमोनिया पैदा होता है। अमोनिया प्रोसेस उसके नाइट्राइट, फिर नाइट्रेट, और फिर आगे नाइट्रिक एसिड या नाइट्रोजन, जो भी प्रोसेस उसके होते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि पानी में अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट की मकदार बढ़ जाती है और ऑक्सीजन विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होने शुरू हो जाती है। अब जब ऑक्सीजन कम हुई तो मछलियाँ मारना शुरू हो गई, स्ट्रेस में आ गई। खैर कुछ लोगों को मैंने एडवाइस किया कि प्रोडक्ट मेरी यूज़ करें। जब उन्होंने उसको यूज़ किया तो विद इन 3 आवर्स, यानी 1 एकड़ अगर आप लें पाउंड, उसमें ऑलमोस्ट 72 to 75 लाख लीटर्स पानी होता है। उसमें 25 लीटर्स मेरी प्रोडक्ट आप यूज़ करें, उसको फ्लड करें, इंशाल्लाह विद इन 3 आवर्स मोर्टेलिटी रुक जाएगी। और मछलियाँ अगर स्ट्रेस में हैं तो शुरू में होता है कि जहाँ से आप पानी नया डाल रहे हैं पॉन्ड में, वहाँ इकट्ठी हो जाती हैं, बट प्रोडक्ट के फ्लड होने के 3 घंटे बाद वहाँ से वो पूरे पॉन्ड में बिखर जाएंगी। और ये चीज़ हर फार्मर को पता है। उन्होंने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, मोर्टेलिटी भी रुकी, फ़िशेस स्ट्रेस फ्री हुई और पूरे पॉन्ड में फैल गए। और विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि पानी ओवर ग्रीन या पोल्यूटेड था, वो उसका कलर ठीक हो गया, ब्लैकिश वाटर था उसका कलर ठीक हो गया, और अगर कहीं ब्लू ग्रीन एल्गी थी पानी में तो वो फौरी तौर पे ख़त्म हो गई। यानी हर तरह से फ़िश पॉन्ड्स में इसके नताइज देखे गए। अब लकीली और अनलकीली 2018 गुज़रा, 2019 में आके कुछ लोगों ने प्रोडक्ट की मुखालफत शुरू कर दी। वजह कोई ख़ास नहीं थी, लेकिन उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया, जनाब कि ये ऐसे बनाई है, वैसे बनाई है, इसके ये नतायज हैं, वो नतायज हैं।
मैंने उनकी क्रिटिसिज्म का सामना किया, प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया। ऐसा हुआ कि 2019 में पाकिस्तान में बायोफ्लॉक का आगाज़ हो गया। अब मेरी प्रोडक्ट में बायोफ्लॉक रिलेटेड बैक्टीरिया नहीं थे, ये बात एक फ़ैक्ट है। हाँ, बाकी फ़िश पॉन्ड से मतलब इसमें बैक्टीरिया थे जो इफ़ेक्टिव थे, क्योंकि बायोफ्लॉक में फ्लॉक तैयार करने के लिए हेटेरोट्रॉस बैक्टीरिया चाहिए, जो थे तो पहले मेरी प्रोडक्ट में लेकिन कम थे। 2019 में इंट्रोड्यूस कराई प्रोडक्ट मैंने बायोफ्लॉक में, अमोनिया कंट्रोल किया, मोर्टेलिटी को रोका, फिशिस फंगस के अटैक में थी उसको इम्प्रूव किया, फंगस ख़त्म की, फ़िश की ग्रोथ बहुत बेहतर हो गई, बट फ्लॉक नहीं बना। मार्च अप्रैल मई 2 3 4 दोस्तों को भिजवाई, फ्लॉक नहीं बना। मुझे हकीकत है कि नहीं पता था कि कौन से बैक्टीरिया इसमें डालने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। वक्त गुज़रा, मई आ गया। मई में एक दोस्त हैं मेरे हाफिज़ाबाद, एहतशाम साहब, उन्होंने शुरू किया था बायोफ्लॉक सिस्टम। मेरी प्रोडक्ट उन्होंने मंगाई, यूज़ की, प्रोडक्ट ने इम्प्रूव किया और वहाँ साबित किया कि अमोनिया को बेहतरीन कंट्रोल देती है, नाइट्रेट को कंट्रोल में रखती है, पानी के सारे पैरामीटर को ठीक रखती है। अब फ्लॉक बनाती थी लेकिन फ्लॉक क्वालिटी वाला नहीं था। उनकी मेहरबानी है, उन्होंने मुझे आगाह किया इस बात से कि आपकी प्रोडक्ट में कमी है और ये फ्लॉक बनता है लेकिन कुछ अर्से बाद ना इसमें प्रॉब्लम आ जाता है। ये नहीं बताया कि इम्प्रूव कैसे करना है। खैर, एक और दोस्त है मेरे कराची में, मिस्टर नईम, उन्होंने मुझे कुछ हेल्प की कि एक प्रोडक्ट भिजवाई कि ये आप इसका कुछ करें, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो यूज़ कर लें। मुझे मिल गई, पड़ी हुई अभी तक मेरे घर में, मैंने यूज़ नहीं की। फिर एक और दोस्त ने प्रोडक्ट मेरी यूज़ की, होप बायोफ्लॉक टैंक्स में, मिस्टर अज़हर फ्राम लाहौर। अब उन्होंने कहा कि फ्लॉक बेहतरीन बना, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें प्रॉब्लम आ गई, इसको इम्प्रूव करें। अब खुदा की करनी ऐसी हुई कि इन्हीं दिनों मुझे काफ़ी सारी सपोर्ट दोस्तों से मिल गई। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना पहले नहीं पता था, बाद में पता चल गया। खैर, मैंने जुलाई में प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया, अज़हर साहब को लाहौर भिजवाया, उन्होंने अपने पॉन्ड में यूज़ की और बेहतरीन किस्म का फ्लॉक बना। हर चीज़ ठीक थी। उससे पहले शाम साहब ने मुझे पॉइंट आउट किया था, चीज़ों को इम्प्रूव किया। अब आगे आ गया मसला कि इनकी ग्रोथ कैसे बढ़ाई जाए, फिशेस का ग्रोथ कैसे तेज़ किया जाए। पहले मेरे पास सिर्फ होप एक प्रोडक्ट थी, ये वाली। ये प्रोडक्ट आपके जो कन्वेंशनल पॉन्ड में उनमें भी यूज़ होती है और बायोफ्लॉक वालों में यूज़ होती है। थोड़ा सा डिफरेंस है बैक्टीरिया का। जो बायोफ्लॉक वाले हैं उनमें बैक्टीरिया ऐसे डाले जाते हैं जो अमोनिया को कंज्यूम करते हैं, अपनी खुराक बनाते हैं, खुराक के तौर पर कंज्यूम करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं और फिर बढ़ते जाते हैं। लेकिन यही प्रोडक्ट जब मैं यूज़ करता हूँ ना कन्वेंशनल पॉन्ड में, तो उसमें नाइट्रीफाइंग डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं। आप समझ सकते हैं कि उनका क्या मकसद है, क्या मतलब है। क्योंकि बड़े पॉन्ड में फ्लॉक नहीं बन सकता, ना उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वहाँ अमोनिया नाइट्रेट को कंट्रोल करना और फिशेस को स्ट्रेस फ्री रखना, ऑक्सीजन की कमी ना होने देना, यानी जब आप यूज़ करते हैं तो प्रॉपर डिकम्पोजिशन होती रहती है पॉन्ड में ऑर्गेनिक मैटर की, तो फिर आपके लिए अचानक ऑक्सीजन की कमी का मसला नहीं होता। ऑक्सीजन तब कम होती है अचानक, जब अचानक गर्मी पड़ती है, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिल जाती है, कुछ अमोनिया बढ़ जाना, नाइट्रेट पैदा हो जाना, और नाइट्रेट हाईली टॉक्सिक है। इस तरह से मसाइल मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। ऑक्सीजन पानी में मिक्स कम हो पाती है, जो होती है वो यूज़ होनी शुरू हो जाती है, और इसमें मेन रोल है ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन का। अब फार्मर परेशान हो गया, क्या करूं, मछली मर रही है। एनी हो, ये प्रोडक्ट यूज़ करवाता हूँ और इसी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके बायोफ्लॉक के लिए यूज़ करता हूँ। नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है अब तक। अगर 6 तनकीद करने वाले मैदान में मौजूद हैं, उनसे बंदा पूछे कि आपने प्रोडक्ट मंगाई है चाइना से, इंडोनेशिया से या कहीं और से, वो मेरी अपनी यहाँ से बनाई हुई है। आप तो बना के मार्केट में ला के सिर्फ डीलरशिप करते हैं, सेल करते हैं, मैंने बनाई हुई है लिक्विड फॉर्म में। कहते हैं जी मेडिकल, इसका लैब टेस्ट नहीं, लैब टेस्ट इसका हुआ है। इसमें जैसा कि एक्सपर्ट्स को पता है कि लिक्विड फॉर्म में कंसंट्रेशन जो है ना बैक्टीरिया की वो डिफरेंट होती है, पाउडर फॉर्म में डिफरेंट होती है। इसकी CFU थी 10 की पावर 4,
ये थी आज से 1 साल पहले, यूवास यूनिवर्सिटी लाहौर से मैंने टेस्ट करवाए थे डॉक्टर नवाज साहब से। अभी प्रोडक्ट को मैंने इम्प्रूव करते करते इस मुकाम पे ले आया हूँ कि CFU इसकी जो है ना वो मेरा ख्याल है 10 की पावर 7 या 8 होगी। लेटेस्ट जो इसकी मैंने मार्केट में सप्लाई दी है उसकी पावर ये है। इट मीन्स के विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने चीज़ों को इम्प्रूव किया। अब डिमांड जो थी कि फ़िश की ग्रोथ नहीं हो रही, उसके लिए सक्सेस तैयार की। सक्सेस ये है कि आपने 1 लीटर जो है ना प्रोडक्ट सक्सेस प्लस 1 लीटर मोलेसिस 6-7 लीटर पानी, इसको आपने 100 खुराक के ऊपर 100 kg फीड के ऊपर स्प्रे करके अच्छी तरह मिक्स करना है और उसको ढेर लगाना है। उसके ऊपर फिर आपने पॉलीथीन लगा के फर्मेंट करके फिश को खिलाना है। और उससे होता क्या है, इसकी प्रोटीन वैल्यू बढ़ जाती है, डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है, मछली खुराक जल्दी हज़म करती है। और इसके अलावा अगर इसको आप बना लेना, पेस्ट की शक्ल दे लें, ड्रम में रख के उसको फर्मेंट कर लें तो और ज़्यादा बेहतर है। उसका नतीजा ये होता है कि मछली खुराक खाती कम है, थोड़ी सी खुराक खा के उसका पेट भर जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुराक नहीं खा पाती या नहीं खाती, और तो उसकी ग्रोथ ही बेहतर होती जाती है। इसके साथ मेरी प्रोडक्ट पड़ी है लाइफ, वो है फोलियर। अब बायोस्टिमुलेंट है, क्रॉप से यूज़ होती है। ट्रायल्स चल रहे हैं इसके 1 साल से, पाकिस्तान भर में सप्लाई देता हूँ, KPK में भी, सिंध में, बलूचिस्तान, ऑल ओवर पंजाब। इससे क्रॉप्स की पैदावार बढ़ती है। उसमें आजकल चावल है, गोब पे है, चावल पे आप 300 ml फ़ी 20 लीटर्स पानी मशीन में डाल के स्प्रे करें, एक स्प्रे काफ़ी है। चावल पिचका हुआ नहीं होगा, इसकी लंबाई ज़्यादा होगी, बबके की बीमारी फसल को नहीं लगेगी, मुंजर की लेंथ ज़्यादा होगी, पैदावार बढ़ेगी। और सबसे मज़े की बात यह है कि जिस खेत में ये स्प्रे किया जाता है 10 या 12 दिन बाद देखें उस खेत के पौधों की हाइट भी दूसरे खेत से कोई 4-6 इंच ज़्यादा हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स है, पाकिस्तान भर से इसका सेल कर रहा हूँ, बट ये अंडर ट्रायल चल रहे हैं अभी तक। अगले 6 महीने मज़ीद ट्रायल इसके होंगे। आलू पे शानदार रिज़ल्ट है इसका। आलू पे राशन ज़्यादा निकलता है, गोली ना होने के बराबर। मर्च पे स्प्रे करें, मर्च की लंबाई भी ज़्यादा हो जाती है, मोटाई भी ज़्यादा हो जाती है और उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। स्ट्रॉबेरी के स्प्रे किया, शानदार रिज़ल्ट। इसके गंदम पे रिज़ल्ट है, कॉटन पे इंतहाई शानदार रिज़ल्ट है। ग्रोथ और फ्लावरिंग फ्रूटिंग एट द सेम टाइम, शेडिंग बहुत कम। फिर फ्रूट्स पे शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, फ्रूट का टेस्ट बेहतर हो जाता है और शेडिंग कम से कम होती है। एक फसल पे इसका स्प्रे ठीक नहीं आया, इसका रिज़ल्ट ठीक नहीं आया। अब एक प्लांट पे, वो है लेमन पे मैंने इसके रिज़ल्ट को इतना अच्छा नहीं देखा, क्योंकि उसकी पैदावार में इसने इजाफा नहीं किया। ये तीनों मेरी प्रोडक्ट्स का इंट्रोडक्शन था। और उसके साथ साथ ये कि अपना इंट्रोडक्शन मैंने करवा दिया, किस तरह से मैंने प्रोडक्ट को इस लेवल तक लेके आया हूँ, कहाँ कहाँ रुकावटें बनी हैं। कुछ दोस्त अभी भी मेहरबान ऐसे हैं कि बजाय इसके कि वो इस बात पे मुझे इनकरेज करें कि मैंने प्रोडक्ट बनाई देंगे पाकिस्तानी और उसने नताइज दिए जहाँ जहाँ यूज़ हुए, उनका सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है कि जनाब ये लिक्विड फॉर्म में है और इसमें से स्मेल आती है और ये है वो। अल्लाह के बंदे, एक स्मेल जो ऑर्गेनिज़म्स की है नेचुरल है। होप में तो स्मेल नेचुरल आनी है। सक्सेस जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ केमिकल कंपोजिशन भी है, कुछ चीज़ें और ऐसी डाली हुई हैं जिनकी सक्सेस नेचुरल है और वो उसमें होनी ही होनी है। बस उनका एक ही मौक़िफ़ है कि जनाब इसमें स्मेल आती है और ये ठीक नहीं है। हालांकि स्मेल पार्ट एंड पार्सल है सक्सेस का। होप में नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल उसकी ऑर्गेनिज़म की स्मेल है, जो गलत नहीं है। एनी हो, मैं रुका नहीं, झुका नहीं, डटा रहा और प्रोडक्ट को यहाँ तक लेके आ गया हूँ। इंशाल्लाह ताला इसको मज़ीद इम्प्रूव करूँगा। रिज़ल्ट आ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट मैं करता रहता हूँ और सब दोस्तों को इस बात का पता है। अभी आ गया मामला सप्लाई का। ऑल ओवर पाकिस्तान मेरा कोई डीलर नहीं है, यहीं से सप्लाई देता हूँ मैं, क्योंकि रोड के साथ मेरा वेयर हाउस है। इस्लामाबाद किसी ने माल मंगाना हो, पेमेंट करें, शाम 8 बजे 9 बजे बस पे रखूँगा, सुबह 10 बजे वहाँ पहुँच जाएगी। कराची वाया ट्रेन 24 घंटे में। बाकी सरगोदा, मुल्तान, फैसलाबाद, जिस शहर में भी हो जो मेन रूट पे हो, 8, 10, 12 घंटे में वहाँ डिलीवरी दे देता हूँ मैं, कोई इशू मेरे लिए नहीं है। पैकिंग मेरे पास है 10 लीटर्स की और 30 लीटर्स की और एक ड्रम की।
3 तरह की पैकिंग मैंने यहाँ पे रखी हुई है। और ज़ाहिर है एक बिज़नेस है तो छोटी पैकिंग किसी भी चीज़ की है उसका रेट ज़्यादा होता है। अब मुझसे अगर कोई 30 लीटर की पैकिंग ख़रीदता है, कोई 10 की परचेज़ करता है तो रेट डिफरेंट है। अगर ड्रम की तरफ आते हैं तो रेट में वाज़ेह डिफरेंस आ जाता है। ख़ास सक्सेस हो, होप हो, वहाँ रेट में स्पेशल कंसेशन मैं देता हूँ। और कुछ लोगों ने कोशिश की कराची में ख़ास तौर पे कि मेरी प्रोडक्ट के नाम से प्रोडक्ट सेल करने की। बाई चांस मुझसे रखता होगा। और मज़े की बात यह है कि मैं तो देता हूँ 300 रुपये लीटर और वो बेच रहे थे 5000 रुपये लीटर। नाम मेरा, प्रोडक्ट मुझे नहीं पता कहाँ से उन्होंने परचेज़ की, कि 2-4 लीटर की होगी, किसी दोस्त से मंगा के इस्तेमाल कर ली होगी। तो वो क्या कर रहे थे कि 5000 रुपये लीटर। मेरी प्रोडक्ट के रेट हैं 300 रुपये लीटर्स, पर लीटर 300 रुपये है। अब ज़्यादा बड़ी जब पैकिंग होती है तो रेट उसका कम हो जाता है। लाइफ पड़ी साथ उसका रेट 1000 रुपये लीटर है। और उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो महंगे हैं। अभी भी इसमें ऑलमोस्ट 70 to 75% ऑर्गेनिक है और बाकी कुछ 25-30% इनऑर्गेनिक मैटर उसमें मौजूद है। ये हैं जी मेरी प्रोडक्ट्स। और इस वक्त दूसरा साल मुझे मार्केट में है, पढ़ाता भी हूँ, शाम के वक्त आके मैं ये करता हूँ। और उसके साथ साथ मेरे यहाँ कुछ फ़िश पॉन्ड्स हैं जिन पे मैंने फ़िश फार्मिंग एक डिफरेंट नाम दिया उनको, यानी रेसवे, इन पॉन्ड रेसवे और बायोफ्लॉक दोनों को मैंने मिक्सअप किया है, बायो रेसवे का नाम दिया है। उसमें मेरा पॉन्ड कंप्लीट है भी और नहीं भी है। आज इसमें मैंने फ़िश स्टॉक करनी है, छोटे पॉन्ड से लेकर निकाल के बड़े पॉन्ड में वो यहाँ नर्सरी पाली हुई थी। और उसके बाद जैसे जैसे वक्त आएगा मैं जो मशीनरी मेरे पास है उसको मैं उसमें बाकायदा इंस्टॉल करूँगा, ऑपरेशनल करूँगा। और जहाँ लोग मिलियंस खर्च करते हैं मैं वहाँ तकरीबन 95% कम एक्सपेंसेस करके सिस्टम उस तरह का चला रहा हूँ। ये दोस्तों के लिए हेल्प है। पूरा पाकिस्तान जानता है कि मैंने पिछले कुछ महीनों में दोस्तों को बताया कि आप अपने फ़िश फार्म्स के साथ साथ कुछ जगह पे डकवीट उगाएं, अज़ोला उगाएं जो नेचुरल फीड है। ओवर 40% उसमें प्रोटीन है। पॉन्ड में उगाएं, उसको वहीं से हार्वेस्ट किया, सीधा मछली को डाल दिया, उगाई, पॉन्ड्स बनाए, वीडियोस बना के लोगों को दिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है पाकिस्तान भर से। बहुत सारे दोस्तों ने अपने यहाँ पॉन्ड्स बनाए। सरगोदा से एक आरिफ साहब है मेरा ख्याल, उन्होंने 20 एकड़ के उगाई डकवीट और अज़ोला। कुछ दोस्तों ने 1 कनाल, 2 कनाल, 4 कनाल, 1 एकड़। और कुछ ने कहा हमारे इर्द गिर्द कुछ पॉन्ड्स हैं पड़े हुए पता नहीं कितने सालों से, उनमें उगी हुई है, वहीं से हम उठाते हैं, ट्रॉलीज़ में ले आते हैं या रेडी पे ले आते हैं, पॉन्ड में डालते हैं। बहुत अच्छी ग्रोथ है फ़िशेज़ की। तो मेरे लिए ये चीज़ ना सिर्फ इनकरेजिंग थी बल्कि मेरे लिए खुशी का बायस भी थी कि दोस्तों के फ़िशेज़ के अखराजात कम हुए हैं। उसके बाद मैंने क्या किया कि दोस्तों से कहा कि फीड फर्मेंट करके मछली को खिलाया करें, आपका सरमाया भी बचेगा, फ़िश की ग्रोथ भी बेहतर होगी। इसके साथ साथ ये है कि फ़िशेस की जो है ना वो बीमारियों से भी बचेंगे मछली। दोस्तों की मेहरबानी, उन्होंने इन बातों को सीरियस लिया, फर्मेंट किया, फीड को खिलाया और खुशी का इज़हार किया। उसके अलावा मैंने मैगट्स बनाए स्टेज 1, 2, 3। किस तरह से मैगट्स बनाने हैं कि आपने वो बेशक गोश्त ले लें या कोई ये होता है ना बनोला, कॉटन सीड्स की खल, वो ले लें थोड़ी सी, उसको किसी शॉपर वगैरह के ऊपर फैला दें, थोड़ा सा गुड़ उसके ऊपर फेंक दें या लस्सी डाल दें, कोई मीठी चीज़। मक्खियाँ आती हैं, इस पर बैठती हैं, अंडे देती हैं। तो टेम्परेचर के मुताबिक उसमें 20 घंटे 22-24 के बाद उसमें सुंडियाँ बन जाती हैं, अंडों से लार्वा निकलते हैं। अब 2-3 दिन तक लार्वा को फीड करें आप, उसके बाद उसको जो है मछली को खिला दें, क्योंकि लार्वा में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, फ़िशेस की ग्रोथ ज़्यादा होती है। डकवीट अज़ोला उगाए, दोस्तों से कहा कि आप जो है ना वो फीड फर्मेंट करें, फिर मैगट्स बनाएं ताकि आपकी फीड की बचत हो। बहुत सारे दोस्तों ने इन चीज़ों को फॉलो किया और आज वो कह रहे हैं कि वाकई ऐसा हुआ, फ़िश की ग्रोथ बढ़ी है, एक्सपेंसेस कम हुए हैं। उसके अलावा मैंने क्या किया है कि फ्लोटिंग फीडिंग ट्रेज़ बनाई हैं। एक तो एक ही ट्रे है, सिंगल ट्रे बना के मैंने पॉन्ड में रख दी है। उसमें फ़ीड डालते हैं आप तो फ़ीड सिंक नहीं होती और ट्रे फ्लोट करती है तो उसमें खुराक मौजूद होती है, मछलियाँ आती हैं, खा लेती हैं, जो बच जाती वहीं पड़ी रहती है, ज़ाया नहीं होती। फिर एक मैंने स्टैंड बना के उस पर 3 ट्रेस फिक्स की, बॉटम पे
कॉलम पे और एक सरफेस पे, ताकि बॉटम वाली मछली वहाँ से फीड ले ले, कॉलम वाली दरमियान से ले ले, सरफेस वाली ऊपर से ले ले। इस तरह से किया। फिर मैंने क्या किया कि पॉन्ड्स बनाए। लोग बनाते थे सीमेंटेड टैंक्स, लोहे के टैंक्स, मिलियन के अखराजात थे। मसलन एक 10,000 लीटर का टैंक आपने बनाना है ना, तो उस पर आपके 70 to 80,000 अखराजात आ जाने हैं। 10,000 लीटर्स का एक टैंक, 80,000 70,000 एक्सपेंसेस। मैंने क्या किया कि 1 लाख लीटर्स का टैंक बनाया और उसके टोटल एक्सपेंसेस जो ना 15,000 थे। अब 70 to 80,000 के 10 बनाए, 1 लाख लीटर पे लगेंगे 7 से 8 लाख रुपए, 1 लाख लीटर्स के टैंक पे। अब मैंने उसकी अर्थन पॉन्ड बनाया, पॉलीथीन 30 गेज की वहाँ बिछाई, जो 7-6 हज़ार की पॉलीथीन आई। कुछ पैसे लगे उसके अर्थन पॉन्ड की सेटिंग मैटिंग में बनाने पे, तो टोटल 12-15 में मेरा 1 लाख लीटर्स का टैंक बन गया। अब फिर एक और प्रोपेगेंडा, पॉलीथीन फट जाएगी, मछली इसमें होगी नहीं, इसमें पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। अभी मैंने ऑपरेशनल नहीं किया था, ये सारी बातें मार्च अप्रैल में थी। और हैरान था मैं कि कुछ लोग बाकायदा घरों में फ़ोन करके दोस्तों को कहते थे कि जनाब ये फट जाएगा और ये मछली मर जाएगी, इसमें ग्रोथ नहीं होगी, पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे। अब दोस्तों ने पूछा उन कहने वालों से, भाई आपने कभी 28 गेज की 30 गेज की पॉलीथीन देखी है? नहीं देखी जी। नहीं देखी, आपको कैसे पता है? चुप। क्या आपने कभी इस तरह पॉन्ड बना के यूज़ की है? नहीं जी। जब यूज़ नहीं की फिर आपको उस बात का क्या पता? एनी हो जी, विद द पैसेज ऑफ टाइम पॉन्ड्स बनाए, पॉलीथीन यूज़ की और उसमें मछलियाँ पाली, अल्हम्दुलिल्लाह मछलियाँ यहाँ मौजूद हैं। उसके बाद वो चुप हुए कि ये तो काम ख़राब हो गया। हमारा तो जो है ना बिज़नेस था टैंक्स का, लोहे के सरिये के टैंक्स और अर्थन और सीमेंटेड टैंक्स, तो ये तो काम ख़राब हो गया। अब जो प्रोपेगेंडा प्रोडक्ट के बारे में कर रहे हैं वही इस बारे में कर रहे थे, पॉलीथीन फट जाएगी, मछली मर जाएगी। ना पॉलीथीन फटी, ना मछली मरी, कुछ नहीं है। 3 पॉन्ड्स बनाए अल्हम्दुलिल्लाह, 1 लाख लीटर्स का, 3 लाख लीटर्स का, 10 लाख लीटर्स का चल रहे हैं। इंटरव्यू असल में इस तरह का है नहीं, इस तरह की बात मैं करना चाह रहा हूँ, लेकिन एक डायरेक्ट मैसेज भी है कि बजाय इसके मेरे प्यारे भाइयों मेरी प्रोडक्ट पे ये तनकीद करने के कि पाकिस्तान में कोई सी प्रोडक्ट लेके इस्तेमाल कर लो, लेकिन प्रोफेसर साहब की होप लेके इस्तेमाल ना करो। ये मैंने अल्फाज अपने कानों से सुने आज से 4 दिन पहले। कुछ मेरे मेहमान आए, उन्होंने पूछा एक ख़ास बंदे से फ़ोन करके कौन सा प्रोबायोटिक यूज़ करें। वॉल्यूम ओपन था, मैं सुन रहा था कि जौन सा मर्जी यूज़ कर लें, वो वाला यूज़ ना करें, क्योंकि वो जो है ना वो लिक्विड में है, तो उसमें ये है वो है, स्मेल आती है। और भाई स्मेल आनी है, आपका पाउडर फॉर्म में है, कैरियर में है, पाउडर में है, उसमें स्मेल क्या आएगी? वो तो पैकिंग में है। जब खोलेंगे आप उसको बाकायदा आप यूज़ करेंगे पॉन्ड में, स्मेल उसमें से भी आएगी जो ऑर्गेनिज्म की है, नेचुरल स्मेल है, अननेचुरल नहीं है। ये लिक्विड फॉर्म में है, जब खोलेंगे स्मेल उसमें आनी है। ये कौन सी अनहोनी है? तो ये प्रोपेगेंडा भी आलमोस्ट डाइंग डाउन है, ख़त्म हो रहा है। लोग ये बातें कर करके अब जब फ़ोन करते हैं घरों में, उनसे कहते हैं कि जनाब ये प्रोडक्ट ना लें तो आपका नुकसान हो जाएगा। वो बंदा परचेज़ करता है, नुकसान क्या होना है उसका, इंतहाई कम पैसों में वही उसका मसला हल हो जाता है जो बहुत महंगा होता है। उसके बाद वो ना सिर्फ जो है ना वो एनकरेज होते हैं, बल्कि रियलाइज़ होते हैं, करते हैं कि ये रियलाइज़ करते हैं कि ये प्रोपेगेंडा था और गलत था, तो ज़्यादा अप्रिसिएशन मुझे मिलती है। एनी हो, मैं जब यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मेरा सिंपल सा फार्मूला है कि भाई कोई प्रोडक्ट बनती है, खा कोई मशीन बने, कोई मेडिसिन बने, मार्केट में है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लोग क्रिटिसाइज़ करने वाले भी होते हैं, और बाज़ औक़ात उसमें वाकई खामियाँ होती हैं। जब मार्केट में माल आता है ट्रायल्स के बाद, अब तभी इम्प्रूव करते हैं, देखते हैं कि उसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, क्या नुकसान दूसरों से कम है या उसकी प्राइस क्या है, मार्केट में लोगों की ज़रूरत क्या है, अब उसके मुताबिक इम्प्रूव करते जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो 1-1.5 साल हुआ है मैंने इम्प्रूव किया चीज़ों को। कुछ दोस्त हैं जो मुझे इनकरेज भी करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल नेम सादी साहब फ्राम लाहौर, सऊद साहब फ्राम कराची, एक मिस्टर राना शाहिद साहब थे, उसके बाद एहतिशाम साहब जिन्होंने पॉइंट आउट किया कि इसमें ये मिस्टेक्स हैं, कमी है, इसको इम्प्रूव करें। आई एम थैंकफुल टू हिम। फिर अज़हर ख़ान साहब लाहौर से हैं, उन्होंने तो यूँ समझें कि मुझे जो है ना बार बार ना सिर्फ रियलाइज़ कराया, बल्कि जब मैं कहता था 6 घंटे ठहर जाएँ, कहते 6 घंटे क्या मतलब, क्या कर लोगे? मैंने कहा मेरे पास बैक्टीरिया मौजूद है, मैं यहीं से प्रोडक्ट बनाता हूँ, आपको लाहौर भिजवाता हूँ, इसको यूज़ करें, आपका मसला हल हो जाएगा। और उन्होंने रियली मेरे साथ पूरी तरह कोऑपरेट किया। वेट किया, प्रोडक्ट दोबारा से मैंने भिजवाई, पॉन्ड में यूज़ की, शानदार रिज़ल्ट आए, लोगों को गाइड करते रहे। अब गाइड करने के बाद क्या, लोगों के इतराज़ात सुने, ये आप उनसे कमीशन लेते हैं, वो कहते हैं खुदा के बंदे मुझे कमीशन इसने क्या देना है,
वो तो प्रोडक्ट सप्लाई ही पाकिस्तान भर में खुद कर रहा है, मैं उसका कमीशन एजेंट नहीं हूँ। फिर सक्सेस प्रोडक्ट बनाई, उसमें इम्प्रूवमेंट मैंने जितनी की वो अज़हर साहब के मशवरे से की, बल्कि उन्होंने मुझे बताया कि इसमें फ़लाँ चीज़ भी डालो, फ़लाँ भी डालो, फ़लाँ भी डालो, और मैं बहुत उनका शुक्रगुज़ार हूँ। यानी दोनों प्रोडक्ट्स बनाने में, कमाल दर्जे तक पहुँचाने में जो किरदार अज़हर साहब का है ना, वो किसी और का नहीं है, और मेरे वो बहुत बड़े हेल्पर हैं। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि वो मेरी हेल्प को आए, वरना मुझे नहीं पता अज़हर साहब हैं कौन। अल्लाह ताला की तरफ से मदद मिली। अब फिर कुछ दिन पहले एक दोस्त ने मुझे रियलाइज़ कराया कि मेरी बात नहीं है, फ़लाँ डॉक्टर साहब हैं जो मुझे बड़े अच्छी तरह जानते हैं और बड़े अरसे से जानते हैं कि प्रोफेसर साहब के प्रोडक्ट में ना ये एक चीज़ वो डालते हैं, इसका फ़ायदा इतना नहीं है। मुझे तो पता था मैं क्या डालता हूँ। एनी हो, उनके इतने से इशारे के बाद आई इम्प्रूव्ड माई प्रोडक्ट, जहाँ मैं ए चीज़ 60% डालता था, बी 40%। अब किया क्या मैंने कि ए को मैंने 95% कर दिया, बी को जस्ट 5% कर दिया। अब उसमें नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया बहुत बढ़ गए हैं, प्रोडक्ट पहले से कहीं इम्प्रूव हो गई है। यानी जहाँ से मुझे इशारा मिला मैंने उसको सीरियस लिया, चीज़ों को स्टडी किया, फार्मूलेशन चेंज की और प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर दिया। उसके कुछ दिन बाद मेरे दोस्त हैं नईम साहब, जो हैं मुझसे छोटे, लेकिन जब वो मुझसे कहते हैं ना तो ऐसे कहते हैं जैसे मैं किसी से ऑर्डर ले रहा हूँ या मुझे हुक्म दे रहे हैं कि आपने ये करना है, वो करना है, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। और मैंने उनकी बात को हमेशा इज़्ज़त दी, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। उनका स्टाइल है ये बात करने का, लेकिन वो मेरे फ़ायदे की बात करते हैं। उन्होंने चंद दिन पहले पूछा कि जनाब प्रोडक्ट आपकी जो है ना, नो डाउट मैंने यूज़ किया, उसके नतायज ये हैं, लेकिन आप उसको मज़ीद इम्प्रूव करें। मैंने कहा उसको मैंने कर दिया, अभी आप यूज़ करेंगे तो पहले से कहीं बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। सादी साहब, सऊद साहब, इत्शाम साहब, अज़हर साहब, राना शाहद साहब, नईम साहब, और फिर एक और दोस्त हैं मलिक फैसल, डायरेक्ट मुझसे वो कम ही कहते रहे हैं, लेकिन अज़हर साहब से कहते रहे हैं कि चीज़ों को ना इस तरह से ये वो करें। तो मेरा रोल इसमें सिर्फ ड्राइवर का है। मेरे साथ ये दोस्त मुझे बार बार रियलाइज़ करवाते रहे और मैं इसको इम्प्रूव करता चला गया। अब दूसरी प्रोडक्ट जो है जो क्रॉप से मुतल्लिक है, इसका रिज़ल्ट डे 1 से बेहतर था। पहली जो शशमाई थी उसमें इसमें 2 फॉल्ट्स आए, मुझे बता दिया गया कि ये फॉल्ट्स हैं, अगरचे आम फार्मर को पता नहीं चलता। चावल पे रिज़ल्ट बेहतरीन आया, आलू पे गोली नहीं, सारे का सारा राशन था, लेकिन कुछ क्रॉप्स पे ना इसने कुछ वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा करवाई। अब वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होने का मतलब ये है कि यू आर टू इम्प्रूव योर प्रोडक्ट। वेजिटेटिव ग्रोथ जो है ना उसको आपको एक हद में रखना है। तो मैंने कहा भाई ये कोई मुश्किल नहीं है, मैं कर सकता हूँ। फार्मूलेशन चेंज करनी ना चीज़ों की, आई डू इट एनी हो। अब उसको मैंने इम्प्रूव किया और स्प्रे करवाया। मेरी प्रोडक्ट गई है आफ्टर इम्प्रूवमेंट बलूचिस्तान, खुजदार और हब में, फिर गई है डैर की, सादकाबाद, रेमियार खां और नौशहरा, पिंडी गैप, पाकपतन, दीपालपुर, बिहाड़ी, मेलसी, मुख्तलिफ शहरों में गई है और यूज़ हो रही है और चावल पे यूज़ हो रही है। बहुत पुरुमीद हूँ मैं, क्योंकि जो मुझे वहाँ कमज़ोरी कमी नज़र आती है मैं उसको दूर कर देता हूँ और इंशाल्लाह ताला कोई एक आध छमाही के बाद इसको बाकायदा रजिस्टर्ड कराऊँगा। वजह यह है कि विदाउट गेटिंग प्रॉपर डेटा और उसकी इम्प्रूवमेंट के मार्केट में इसको मैं लॉन्च नहीं कर सकता। इसको बाकायदा मार्केट करूँगा, लेकिन पूरे नतायज लेके, ताकि मार्केट में ये रिज़ल्ट भी दे और इकनॉमिकल भी हो। बहुत सस्ती भी है अल्हम्दुलिल्लाह है, नतायज भी देती है और अब तक बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों की तरफ से आया है। तो कुछ लोगों ने तो मुझे इतनी दुआएं दी हैं कि मैं अब उनको क्या यहाँ समअप करूँ। जो चारा होता है जानवरों का, उस पर कुछ दोस्तों ने यूज़ किया तो वो कहते हैं हमें तो मौज लग गई है कि चारा बहुत थोड़े दिनों में तैयार हो जाता है। धनिए की क्रॉप है, पालक है, जो वेजिटेबल इस तरह की हैं, वो बहुत तेज़ ग्रोथ देती है उनको और पत्ते चौड़ा भी होता है। दे आर वेरी हैप्पी। तमाम वेजिटेबल्स के अच्छे नतायज आए हैं
और लेकिन मेरा जो काम है ना वो फीडबैक लेके प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना और उसकी जो प्राइस है उसको एक ख़ास लिमिट में रखना, ताकि ये ना हो कि प्रोडक्ट रिज़ल्ट दे लेकिन फार्मर्स की पहुंच से दूर हो। यकीनन मैं भी चाहूँगा कि दोस्तों की दुआएं मुझे मिलती रहें, उनको अच्छा रिज़ल्ट मिलता रहे और मैं उनके लिए इस तरह से काम करता हूँ। अब इसके बाद है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि मैंने अपने फ़िश फार्मिंग के प्रोजेक्ट्स जो बनाए हैं, तीनों पॉन्ड्स बनाए हैं, उनकी डिटेल्स क्या हैं, ताकि आप जो है ना वो देख सकें मेरे कामों को, उनको सीख सकें, उनको अप्रिशिएट कर सकें, उनको फॉलो कर सकें और आपको ये यकीन आ जाए कि वाकई ये इंतहाई थोड़े पैसों में हम फ़िश फार्मिंग कर सकते हैं और इस तरह की मशीनरी लगाएं, ये यहाँ डिवाइसेस यूज़ करें तो ये पॉसिबल है। कोशिश करूँगा मैं कि आपका साथ दूँ यहाँ और आपको ये बताऊँ कि मैंने कैसे पॉन्ड किए हैं। इसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 1 लाख लीटर वाटर। हुआ ये है कि ये पहले था कुछ 4.5 फीट डीप, अब इसको मैं 6 से 6.5 फीट डीप कर रहा हूँ एक एक कर। इसका बॉटम जो है ना वो वी फॉर्म में है। बॉटम इसका इस तरह से वी फॉर्म में है। क्यों इस तरह से बनाया है, इधर ये इस तरह से क्यों बनाया है वी फॉर्म में, कि स्लज जो है ना फ़िश वेस्ट स्लज वो फिसल के नीचे यहाँ आ जाए। नीचे एक नाली लगी, पाइप लगा हुआ है, उस पाइप में सुराख है और स्लज फिसल के वहाँ जमा हो जाता है। जब उसको मैं मर्सिबल पंप की मदद से या जैसे भी उधर एक कुआँ है वहाँ एक वॉल है, वो वॉल खोलता हूँ तो स्लज स्लिप होकर उसके अंदर चला जाता है। इस तरह से ये पॉन्ड साफ़ हो जाता है। अभी इसकी चौड़ाई 20 फीट है, लंबाई 30 फीट, गहराई अब इसकी मैंने 6.5 फीट कर दी और इसके नीचे पॉलीथीन बिछी हुई है। पॉलीथीन के साथ ही एरेशन सिस्टम चल रहा है। ये एरेशन दे रहा हूँ मैं। सिस्टम के जो रूट फ्लोर है वो पीछे मेरे वेयर हाउस में लगा हुआ है। ये ज़रूरी है बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग के लिए, आपको इस तरह से एरेशन देना ज़रूरी है, वरना ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और फिशेस मर जाती हैं। इसके साथ साथ उस कॉर्नर में मैंने उगाए हुए हैं वाटर कैबेज, जो अभी कुछ ज़्यादा हुए थे, मैंने पॉन्ड से निकाल के ऊपर फेंके हैं, थोड़े वो खुश्क हो गए हैं। एक फ्रेम बना के, थोड़ा पानी भी कम पॉन्ड में, क्योंकि इसमें मछली के बच्चे हैं जो मैंने आज यहाँ से निकाल के ना वो दूसरे पॉन्ड में डालने हैं, वो बड़े हो गए हैं अब। तो वो फ्रेम थोड़ा सा ऊपर लटका हुआ है, अदरवाइज़ वो तैर रहा होता है। ये वाटर कैबेज उगे हुए हैं ताकि पानी के अंदर मौजूद अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट या नाइट्रोजन की कोई भी हालत है ना, उसको ये बतौर फीड यूज़ करें और पानी को इन चीज़ों से, इन केमिकल से पाक रखें। फॉस्फेट है या जो भी पैदा होता है फिश वेस्ट से, वो उगाया हुआ है और वो काफ़ी हेल्पफुल है, आपके पानी को हेल्दी रखता है। अब इसके बाद मैंने यहाँ बनाई हुई है फ्लोटिंग फीडिंग ट्रे। ये एक ट्रे है, ये 6 फुट लंबी, 5 फुट लंबी, 3 फुट चौड़ी है। इसमें मैं खुराक डालता हूँ इस पाइप की मदद से। कैप है, इसमें खुराक डाली, पाइप से नीचे गई, वहाँ चली गई पाइप के अंदर। ये ट्रे तैरती रहती है, फीड ज़ाया नहीं होती, जब चाहे मछली आगे खा लें, कोई मसला नहीं। मैं आपको थोड़ा डेमो देता हूँ। आप कैप छोटा बड़ा बना सकते हैं। पाइप इस वक्त ये 3 इंच कतर का है, अब 4, 5, 6 का भी 100 बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। कैप भी बड़ा लगा लें तो ये फीड यहाँ से जाके वहाँ गिर जाती है। अभी चूँकि फीड डाली थोड़ी थी मैंने, वो उस तरह से गिरी नहीं, ये चली गई यहाँ। फिशेज आके यहाँ से खाना शुरू कर देंगे थोड़ी देर बाद।
ये ऊपर आ गई हैं। और इसका एडवांटेज ये है कि फीड ज़ाया नहीं होती, ट्रे में मौजूद रहती है, मछलियाँ आती हैं इसको खाती रहती हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत बड़ा बेनिफिट है। फार्मर्स की कंप्लेंट है और जायज़ कंप्लेंट है कि फीड ज़ाया होती है और होती भी बहुत ज़्यादा। इस पौन में भी डालता रहा हूँ मैं फीड, जो है ना वो डायरेक्ट डाल दी, फेंक दी यहाँ, तो वो ज़ाया होती रही है। अब जब से ये मैंने सिस्टम बनाया है, फ्लोटिंग फीडिंग ट्रे का कॉन्सेप्ट दिया है, इसके बाद से फीड ज़ाया नहीं होती। बच्चा है छोटा, यहाँ कुछ बड़ी मछलियाँ भी, ये आज इधर शिफ्ट हो जाएगा। फीड ज़ाया होने का जो था ना इम्कान, वो कम से कम हो गया। अब एक पौंड इधर है, पानी इसमें भी कम है, इसलिए कि इसमें से मछली मैंने निकालनी है आज। ये नर्सरी थी, निकाल के मैंने उधर बड़े पौंड में डाल देनी है। ये फीड डाल दी है, अभी फिशेज़ आएंगी खा लेंगे। और यहाँ भी आपके सामने ये फ्लोटिंग फीडिंग ट्रे लगी हुई है। खुराक नीचे नहीं डूबती, मछलियाँ आती हैं, इसको खा लेती हैं, खुराक ज़ाया नहीं। और इसके ऊपर एक जाल लगा हुआ है। जाल लगाने का मकसद ये है कि परिंदे मछलियों को नुकसान ना पहुंचाएं। जाल नहीं लगाएंगे, परिंदे आएंगे, मछलियों को पकड़ के यहाँ से खा पी लेंगे और आप देखते रह जाएंगे। मैंने भी शुरू में ये तमाशा देखा, आखिर मुझे जाल लगाना पड़ा। और इसके नीचे ये पॉलीथीन लगी हुई है, देख रहे हैं आप। एक इसमें एहतियात करनी पड़ती है कि पॉलीथीन लगा के उसका जो साइड है ना ऊपर वाला को 1.5 फुट 2 फुट का एरिया, वहाँ आपको कपड़ा लगाना पड़ता है ताकि पॉलीथीन धूप में ख़राब ना हो, ज़ाया ना हो और फटे नहीं। और फट जाती है धूप में, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। लिहाजा आपको इसमें बाकायदा कपड़े से ढांपना पड़ता है और मैंने ऐसा किया हुआ है। साहब इधर कौन रखिए, ये इरिगेशन सिस्टम लगा हुआ है। वाटर जो है, चूँकि मैं ग्रीन कल्चर रखता हूँ तो वाटर ग्रीन है। इरेशन उधर से मेरे आ रही है, रूट ब्लोअर से सिस्टम चल रहा है। और इसके दरमियान में पिलर्स लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि दरमियान में पिलर्स हैं, साइड पे पिलर्स हैं। तो ये सर्दियों में मैंने यहाँ पे पॉलीथीन लगा देनी, इसके ऊपर इसको ढांप देना है ताकि पानी का टेम्परेचर 30 से बिलो ना हो। आपने यही करें। अब ये आ गया वाटर कैबेज, पॉन्ड के एक साइड पे मैंने उगाया हुआ है इसको। इसका कलर देख लें ये दिखा रहा है कि जितनी भी पानी में अमोनिया, नाइट्रेट, फॉस्फेट पैदा होती है ना, तो मेरी खुराक है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। इसके नीचे मछलियाँ भी खेलती कूदती हैं, लेकिन एक हिस्से तक ये महदूद है और उससे आगे नहीं फैलता, बिकॉज आगे जाल लगाया हुआ है। कहीं निकल भी जाए जाल से परे तो मैं इसको इधर पीछे वापस ले आता हूँ। ये लश ग्रीन है, ये अपनी खुराक यहाँ से लेता है। पानी में जो ऐसी चीज़ें हैं जो फिशेस के लिए टॉक्सिक हैं, पानी को अनहेल्दी करती हैं, वो इसके लिए हेल्पफुल है। खुराक है इसकी, ये यूज़ करके पानी को मेरे को टॉक्सिक नहीं होने देता, केमिकल फ्री रखता है और ये खुद भी मज़े में, यानी दोनों पार्टियाँ फ़ायदे में। ये पिलर्स आपने देख लिए लगे हुए हैं, दरमियान में भी, इस साइडों में भी लगे हुए हैं। ये सारे के सारे पिलर्स इसलिए हैं कि मैंने सर्दियों में पॉलीथीन लगा के इसको सर्दी से बचाना है, एयर टाइट करना है। साथ साइड से जाल लगा दिए ताकि इधर उधर से कोई जानवर या कोई लोग अंदर ना आए, बचाव रहे। और उसके साथ ये प्लांट्स हैं, ये हरनोली या अरेंट के प्लांट्स हैं, इनको लगे हुए 3 महीने हो गए हैं। ये बड़े हो गए हैं, व्यू दे दें ज़रा। अब बड़े हो गए हैं, ये साया देते हैं और आई होप के 3 महीने में इनकी ग्रोथ काफ़ी है। हर आने वाले एक दिन के साथ बढ़ते चले जाते हैं, मेरे पौंड के साथ साया देंगे, पानी को ठंडा रखेंगे। ये इसलिए लगाएं कि ग्रोथ जल्दी कर जाते हैं, कोई और पौधा इतनी ग्रोथ नहीं देता।
इस साइड पे हर 10 फुट के फासले पे लगा दिए। और नेक्स्ट टाइम में ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। कुआं है, इस कुएं में हर पौंड में से पाइप ले आया हूँ मैं और अंदर वॉल्स लगे हुए हैं। जिस भी पौंड का मैंने स्लज रिमूव करना होता है ना, उसका वॉल खोल देता हूँ, यहाँ स्लज आ जाता है और इधर से फिर मैं उसको एक मर्सिबल पंप की मदद से बाहर निकाल देता हूँ, इसको डिस्पोज कर देता हूँ। और ये तीनों पौंड को कनेक्ट करता है स्लज वीकली बेसिस पे, यहाँ से मैं निकालता हूँ। इसके आगे जिसकी कैपेसिटी है तो 10 लाख लीटर्स के करीब। लंबाई इसकी 100 फीट है, चौड़ाई इसकी 50 फीट है और गहराई 9.5 फीट है। और इस वक्त सबसे पहले इसमें जो मौजूद है मेरी फ्लोटिंग फीडिंग ट्रे, उसको मैं दिखा रहा हूँ। इसकी चौड़ाई 4 फीट, लंबाई 6 फुट और इसका स्टैंड का जो है ना हाइट वो है तकरीबन 5.5 फीट के करीब। अब ये तैर रही है पानी के ऊपर। इसके 3 ट्रेज फिक्स की गई हैं, बॉटम में, कॉलम में और हाइट पे। और अभी इसको ऑपरेशन मैं करूँगा कि एक पाइप लगा के यहाँ से 10-12 फुट लंबा जिस तरह उस पौंड में था, तो यहाँ से फीड उसकी डाल दिया करूँगा मुतलका ट्रे में और मछलियाँ उसको यहाँ खा लिया करेंगी। रोहू खा लेगी, थैला है, गुलफाम है, जिस लेवल की, जिस सरफेस की मछली है वो खा लेगी। बॉटम वाली बॉटम से, कॉलम वाली कॉलम से और सरफेस वाली सरफेस से। ये तैरता रहता पानी के ऊपर। और उसके साथ फिर ये पैडल व्हील लगे हुए हैं। इसमें अभी चूँकि मुझे इसको ज़रूरत नहीं है, थोड़ा फॉल्ट है इनमें। मैकेनिक से मैंने कहा कि इनको ज़रा लंबे करें ताकि पानी मुझे इससे ज़्यादा ना भरना पड़े और ये बाकायदा ये ऑपरेशनल हो जाएं। इनको चंद दिन तक मैं सेटिंग करता हूँ। लगा दिया था लेकिन लगाने के बाद अंदाज़ा हुआ कि यहाँ कोई प्रॉब्लम आ रहा है, रीएडजस्ट किया जाएगा और भरा जाएगा। व्यू है इसके साथ। ये देखें, मैंने ये तार एक पकड़ी आपने, ये वाली वायर, इसको टाइट करना है। और ये लगाई इसलिए गई कि सर्दियों में पॉलीथीन लगा के इनको खींच के सेट करके ऊपर इसके मैं टेम्परेचर कंट्रोल करूँगा। एक वायर नीचे है, दिस वन, ये लगी हुई यहाँ पिलर के साथ। इनके साथ मैंने वायरिंग करनी है ऑक्सीजन की वायरिंग करनी है। और उसके साथ चूँकि मैंने वहाँ कुछ स्प्रिंकलर लगाने हैं, उनकी वायरिंग है। कोशिश की है कि चीज़ों को एडजस्ट यहाँ मैं कर दूँ, लेकिन इनको जब ऑपरेशनल करना होगा तब जाके इनको टाइट कर दूँगा और इनकी हालत बेहतर हो जाएगी। इस तरह इसके लिए चक्कर लगा दूँगा। हाँ जी। अब यहाँ एक काम ये किया गया कि मैंने यहाँ इंटेंशनली नहर का पानी यहाँ भरा है, क्योंकि स्टडी किया मैंने काफ़ी देर तक नहर के पानी को, तो मैं हैरान हूँ कि जू प्लैंकटन इसमें को इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा जू प्लैंकटन है। बिल्कुल हेल्दी पानी है, इसका पीएच बेहतरीन, इसका टीडीएस बेहतरीन, इसमें जू प्लैंकटन लातादाद। हाँ, कोशिश की है कि जाली, बारीक जाली, फिर उससे बारीक जाली लगा के तो एक पंप के ज़रिए खींचूँ, जो बल्दिया वालों के पास होता है, पानी को सक करता है फिर बाहर उसको निकालता है। उसके अंदर कोई 3200 आरपीएम का इम्पेलर लगा होता है, 23 से घूमता है। कुछ मछलियाँ यहाँ छोटे पीसेस मैंने देखे हैं, पता नहीं किस तरह आ गए, लेकिन वो कुचले हुए थे, टूटे फूटे थे और वो ज़िंदा नहीं थे। तो पानी डाला है मैंने जानबूझ के नहर का, ताकि यहाँ देखूँ इसका क्या रिज़ल्ट है, जू प्लैंकटन्स क्या करते हैं, फ़िश की ग्रोथ में उनका क्या रोल है। और उसके अलावा यहाँ सियानोबैक्टीरिया ही मौजूद होंगे। इन पौंड को नहर के पानी से मैं चलाना चाह रहा हूँ। और दोस्तों को भी ये मशवरा दूंगा कि बेशक आपका बायोफ्लॉक है या कोई फ़िश फार्म है, ट्यूबवेल का पानी डाला है,
उसमें कुछ ना कुछ मिकदार आप ना नहर के पानी की डालें। बेशक अगर आपका 1 करोड़ लीटर पानी है तो उसमें 2-4 ड्रम डाल दें, जू प्लैंक्टन्स आएंगे, बढ़ते चले जाएंगे और आपका इसमें फ़ायदा है। फ़ायदे वाली चीज़ है नहर का पानी। लेकिन कोशिश करें कि उसमें एग्स ना आए, मछली ना आए। गोश्त और मछलियाँ अक्सर नहर में हैं, ताकि बाद में आपके लिए सरदर्दी ना बने। और ये पिलर्स भी साइड पे देख लें आप लगे हुए, ये पौधे भी देख लें कि माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं। ज़्यादा इन्होंने साया देना है और ये बेनिफिशियल रहेंगे मेरे फार्म के लिए। या कम से कम इतना फ़ायदा तो है कि इस वक्त मैं साए में खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, धूप में नहीं खड़ा हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि अल्टीमेटली ये इस पॉन्ड के लिए फ़ायदेमंद होंगे, नुकसान में साबित नहीं होंगे। जाल ही लगाना है पिलर के साथ, ताकि थोड़ी प्रोटेक्शन मिले जानवरों से, इधर उधर चीज़ों से। ये कोशिश है। इसको मैंने नाम दिया है बायो रेसवे, यानी यहाँ मैंने पानी को सर्कुलेट भी करना है, पानी को पैडल व्हील से भी चलाना है। यहाँ मैंने एरेशन भी देनी है, स्प्रिंकलर भी लगाने हैं, डेली ताज़ा पानी भी डालना है इसमें। और 2 तरीक़ों से स्लज भी रिमूव करनी है। एक तो वह कुएँ में जो लगा हुआ मेरा वॉल है, उसको खोल के स्लज रिमूव करूँगा। इन केस कैसा नहीं होता, जो एक नेचुरल सी बात है, तो मैं एक जो जिस बीटर से, जिस मशीन से पानी यहाँ भरा, उसी को लूँगा। उसका पाइप जो इनलेट वाला पाइप है वो लंबा करके ट्यूब पे बैठ जाऊँगा और पूरे पॉन्ड में चलता चला जाऊँगा। उससे पानी सक करके, स्लज को सक करके निकाल लूँगा। और यहाँ मैंने आपको चीज़ नहीं बताई कि इस पॉन्ड का जो बॉटम है ना, वो W फॉर्म में है। W फॉर्म में बॉटम है। जितना स्लज है वो फिसल जाएगा लेफ़्ट साइड से अंदर, राइट से अंदर। दरमियान में एक लगी हुई है हीप सा मट्टी का लंबा, जिससे कवर होती है, स्लिप होकर फिर नीचे इस तरह 2 V लगी हुई है, जो समझे W बना हुआ है इस तरह करके। तो जितना वो है स्लज है फिसल के नीचे, पाइप्स में से निकाल लूँगा या सक करूँगा मैं एक पीटर इंजन के साथ पाइप लगा के उसको बाहर निकालूँगा। और ये काम वीकली बेसिस पे करूँगा। थोड़ी मेहनत है, लेकिन जब आप बायो रेसवे बनाते हैं, जैसा कि मैंने इसको नाम दिया, तो कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। स्लज को रिमूव करना पड़ेगा, एक तरीके से निकालें, दूसरे से करें, तीसरे से करें। जितने तरीके आपके पास हैं उससे स्लज को रिमूव करें, इसमें आपका फ़ायदा है। तो अगर स्लज रिमूव नहीं करेंगे तो मछलियों के लिए प्रॉब्लम्स आएंगे। ज़्यादा यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ज़्यादा अमोनिया बनेगी, ज़्यादा नाइट्राइट बनेगी, प्रॉब्लम है। और ये आपको मैं ज़रा दिखा देता हूँ। ये साथ ही नहर है, ये नहर है साथ ही मेरे से यहाँ से 150 फुट दूर है। और उधर जो मेरा एंड है पॉन्ड का, वहाँ से ऑलमोस्ट 75 फीट दूर है। तो मेरे लिए मुश्किल नहीं है। क्या मुश्किल नहीं है? डकवीट तलाश करना, अजोला तलाश करना, वाटर कैबेज तलाश करना, साइनोबैक्टीरिया, और जिस तरह के वाटर प्लांट्स चाहिए वहाँ से मैं ले आता हूँ, इनको यहाँ ग्रो करता हूँ, पॉन्ड में डालता हूँ। और मेरे लिए ये नहर जो है ना एक ख़जाना है। बल्कि एक दोस्तों के लिए यहाँ एक मैसेज दे देता हूँ कि जिनको ये नहीं अंदाज़ा हो पा रहा कि मैंने किस तरह से ये प्रोबायोटिक्स बनाए हैं, तो भाई इस नहर का बहुत बड़ा रोल है। इस नहर की मिट्टी का, इसके पानी का बहुत बड़ा रोल है मेरी प्रोडक्ट बनाने में। तो आज ये राज की बात थी, मैं आपके सामने बता दी। तो सोचते होंगे कि यार ये सब कुछ कैसे किया। बेस इसकी नहर का पानी है, नहर के किनारे हैं, तमाम चीज़ें वाटर प्लांट से लेकर बैक्टीरिया तक, एवरीथिंग आई हैव टेकन फ्रॉम दिस कैनाल्स। और आप उसको ये समझ सकते हैं कि मेरी ये सोच थी कि मैंने कैसे चीज़ों को स्टडी किया, फ़िश पॉन्ड्स को, कैनाल्स को, और तब जाके मैंने काम शुरू किया और ये प्रोडक्ट बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैं सामने ले आया। और देखने में मैं प्रोफेसर अंग्रेज़ी का हूँ, काम मैं किया है मैंने बायो के प्रोफेसर वाला और केमिस्ट्री के प्रोफेसर वाला। सर्विसेज वो प्रोडक्ट है, और फिश पॉन्ड फर्टिलाइज़र है। अब ये तो पॉन्ड की पिक है, ये आसिफ साहब हैं पिंडी गैप अटक से, उनके पॉन्ड की पिक है। और 3 हफ्ते के बाद ये है वाटर कलर, ये हेल्दी फ़िश है, ये इसकी क्वालिटीज़ लिखी हुई है। अपने प्रोडक्ट को कैसे पॉन्ड में स्प्रे करना है, छोटे स्प्रेयर से, बड़े से, इस तरह से कर लें। ये है सक्सेस, यह फीड डाइजेस्टर फीड फ़िश है, इसकी क्वालिटीज़ लिखी हुई है। और ये आपके सामने है दोनों प्रोडक्ट्स। मार्केट करता हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसके नताइज हैं। ये कोशिश है, कुछ दोस्तों ने जिन्होंने तावन किया उनका नाम मैंने ऊपर दे दिया। और आसिफ साहब रह गए थे जिनका ये पॉन्ड था। अटक पिंडी गैप अटक 2000 अगस्त 2018 में उन्होंने यूज़ किया था, और सितंबर में उन्होंने मुझे फीडबैक दिया था कि ये मेरा वाटर कलर है। पहले ये था गंदा। तो फिशेस हेल्दी है अल्हम्दुलिल्लाह, ये इसकी सूरत है।
यहाँ मैंने डकवीड और रसोला उगाए थे। सब दोस्तों को पता है कि जब पानी का टेम्परेचर या टेम्परेचर बाहर जो ना 40 प्लस चला जाता है तो ये डकवीड रसोला ये पिघल जाते हैं, ये ना बस वो उस तरह बन जाते हैं। अब दीवार के साथ थोड़ा साया है तो यहाँ डकवीड भी अजोला कुछ प्लांट्स बाकी हैं नज़र आ रहे हैं, तो उधर जो है ना वो ख़राब हो गया। टेम्परेचर ज़्यादा था, मैंने भी थोड़ा इग्नोर किया। अब जैसे अगले चंद दिन तक टेम्परेचर डाउन आता है दोबारा से इनको उगाऊँगा और दोस्तों को दिखाऊँगा कि भाई कैसे आपने उगा के इनको बतौर फिश फीड यूज़ करना है। और इस पॉन्ड में वाटर कैबेज उगाया हुआ था, पानी देना इसको बंद कर दिया, इसका बुरा हाल है। पानी इसलिए नहीं देता कि ये पानी गर्म हो जाता है सर्द गर्मियों में और ये कुछ फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। रूट ब्लोअर जो एरेशन का सिस्टम है, 2 HP का रूट ब्लोअर है, 2 HP का है DC मोटर। इसको 1 घंटा चलते हुए हो गया, ज़्यादा गर्म नहीं है और ये मेरे सोलर सिस्टम पे चल रही है। अब जब बादल है या रात है, सोलर की एनर्जी नहीं है, तो मैं यहाँ बैटरी रखी हुई है, ये चार्ज होती हैं सोलर पे भी। रात को मैं ऑन करता हूँ AC चार्जिंग से इसको चार्ज कर देता हूँ और ये अलग-अलग सिस्टम चलता रहता है। ये मेरी AC मोटर है, जब कभी बादल हो बारिश हो तो ये बेल्ट चेंज किए, यहाँ से ये डालें AC पे चला दें ताकि एरेशन पूरी पहुँचती रहे। अब ये मेरा रूट ब्लोअर है जो परचेज़ किया हुआ है, ये ऑलमोस्ट 8-10 HP का है और ये कई एकड़ के पॉन्ड के लिए काफ़ी है। ऑपरेशनल नहीं किया, यहाँ पे रखा हुआ है और इसको ऑपरेशनल करूँगा मैं जब मैं थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट करूँगा। एक ये है रूट ब्लोअर 2 HP का, ये किसी दोस्त के लिए मैंने मंगवाया हुआ है, इसको भिजवाना है। ये कल रात पहुँचा मेरे पास और ये सेल हुआ है। इसके साथ यहाँ मैं फर्मेंट करता हूँ फीड फर्मेंट करता हूँ यहाँ, और इसमें लार्वा और प्यूपा भी मौजूद हैं। ये फिर मैं मछलियों को खिला देता हूँ। ये मेरा मिक्सर है, इसमें फीड मिक्स होती है। फीड मिक्स करके मैंने खिलानी होती मछलियों। थोड़ी सी मैं सुस्ती कर रहा हूँ, लेकिन इस पॉन्ड के बनने के बाद अलहमदुलिल्लाह सारी सुस्ती खत्म हो जाएगी। और जहाँ तक मेरे ग्राइंडर का तल्लुक है, ग्राइंडर चक्की तो बनी हुई है, बस यहाँ ला के मैंने चंद में रखनी है। सुस्ती इसलिए हो रही थी कि बड़ा पॉन्ड मेरा ऑपरेशनल नहीं था, मेरी सुस्ती की ये वजूहत थी। अब वो बहाना ख़त्म हो गया है, तो फीड लाऊँगा, ग्राइंड करूँगा, मिक्स करूँगा, फर्मेंट करूँगा, मैगट्स पैदा करूँगा, फिर सब मछली के लिए इस्तेमाल करूँगा। ये कुछ अंगूर की बेल है और ये जो एरिया होगा ना यहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ मैंने वो फीड फर्मेंट करने के लिए अपनी ट्रेस वगैरह रखनी है ताकि यहाँ मक्खियाँ आ भी जाएँ आराम से। एक टाइप ना हो सिलसिला, यहाँ से फीड को फर्मेंट कर सकूँ और फिर यहाँ से मैं आगे फिश पॉन्ड में यूज़ कर सकूँ। जितने भी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं और उनको फिर जब फार्मूलेट करता हूँ फाइनली, तब जाके मैं यहाँ से मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया को जो है ना, या जो भी इंग्रेडिएंट्स मेरे पास हैं उनको मिक्स कर देता हूँ मैं आपस में और सप्लाई दे देता हूँ। अब उनकी हालत थोड़ी अनहेल्दी सी लग रही है, वो कुछ इस वजह से है कि मैं काफ़ी बिज़ी रहा पिछले दिनों, उनकी सफाई क्योंकि चीज़ें ड्रम्स के अंदर हैं, कौन सा मछली उनके ड्रम के अंदर चली गई है। एनी हो, ये सारी चीज़ें प्रोसेस में थी, मैं सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट कर रहा था। ये मेरा वेयर हाउस है और पिछले 1 साल में ये सारे का सारा मैंने काम किया है। ये आपके सामने है, मुख्तलिफ वेट के जो है केन्स को मंगा लेता हूँ मैं। अभी 10 लीटर के तो मेरे पास पड़े हुए हैं, 20 और 30 के ख़त्म हुए हैं, तो मैं कल प्रोसेस सप्लाई पहुँच जाएगी।
10 लीटर, 20 लीटर, 30 लीटर, 60 लीटर और एक ड्रम, ये 230 लीटर के करीब मटीरियल आता है। ये मेरे सप्लाई के मतलब जो है ना वो डिवाइसिंग है। यही मेरा पूरा सिस्टम था। फिश पॉन्ड्स थे, प्रोडक्शन था, मेरी कोशिश थी, नारा मेरा वही है, आसान, सस्ती और ज़्यादा प्रोडक्टिव फिश फार्मिंग। और अब तक जो कुछ कर सकता था पाकिस्तानी भाइयों के लिए मैंने किया। आइंदा के लिए पुरअज़म हूँ कि मज़ीद काफ़ी कुछ करने का इरादा है, लेकिन टाइम मैंने कुछ लिया हुआ, मुझे 2-3 साल चाहिए। एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, फिश की ग्रोथ मुझे चेक करनी है, मुख्तलिफ़ किस्म के फीड के इंग्रेडिएंट्स को मिक्सअप करके देखना है कि इसका रिज़ल्ट क्या है, फर्मेंटेड फीड का क्या रिज़ल्ट है, उसके साथ ये है कि मैगट्स क्या रिज़ल्ट देते हैं, और फिर मेरा जो फ्लोटिंग फीडिंग ट्रेज हैं उनके क्या इनपुट्स हैं, क्या उनके फ़ायदे हैं। उसके साथ मैंने जो बनाई हैं वो डक बीड, अज़ोला एक्सेट्रा, उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, सारा डेटा मेरे तक ऐसे जो मैं अपने फार्मर्स दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये लोग मेरे हक़ में भी दुआ करें, मुझे कामयाबी मिले। मेरी कामयाबी इन्हीं की कामयाबी है। और एंड पे ये बताना चाहूँगा कि चंद दिन पहले डॉक्टर अफान साहब आए थे, जो बना रहे हैं टैंक्स, बना रहे हैं 10,000 लीटर्स के, 5,000 लीटर्स के, और वो होंगे पोर्टेबल होंगे, एक ही पीस होगा, 100 kg वेट होगा। हीटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल करेंगे, लेकिन डिमांड के मुताबिक। लेड लाइट्स लगी होंगी, LED लाइट्स, लेकिन डिमांड के मुताबिक। उनकी गारंटी होगी, वारंटी होगी 15 साल, लेकिन जब कभी भी वो लीक हो जाए, ख़राब हो जाए, तो कंपनी उनको वापस लेगी। बना रहे हैं, डिमांड थी उनकी कोई 50 के करीब केसेस आ जाएँ, डिमांड आ जाए तो मैं 1 महीने में मैन्युफैक्चर करके दे दूँगा। वो मटेरियल जो बना रहे हैं, लगा रहे हैं इन टैंक्स पे, वो फूड ग्रेड है। कहते हैं कि अगर इनको तोड़ के आप सिर्फ प्लास्टिक मार्केट में बेच देना तो ये 100 kg प्लास्टिक 40,000 का, ये कीमती है, अच्छे बने हुए हैं और अनकरीब मार्केट में वो लॉन्च करेंगे ज़्यादा से 1 महीने बाद। डॉक्टर अफान साहब हैं, फार्म विज़िट किया, देखा, अपनी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स दी और कहा कि मैं इंशाल्लाह तकरीबन सितंबर एंड तक मार्केट दे दूँगा। 1,000 लीटर्स, 5,000 लीटर्स, जो बायोफ्लॉक करें, बेशक उसमें कोई सोल पालें, फैंसी फिशेस पालें, उसके साथ ये है कि उसमें क्या श्रिम्प पालें, जो सी मछली मर्जी पालें उसमें। घर में बेशक को पानी भी उसमें स्टोर करके रख सकता है, क्योंकि फूड ग्रेड है। टैंक में पानी फिल करें और पानी इसका यूज़ करें, कोई भी इशू नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। इतनी अच्छी क्वालिटी का उसमें मटेरियल यूज़ होगा और मेरा ख्याल है कि सितंबर एंड तक वो इंट्रोड्यूस करें। ठीक है जी दोस्तों। जी ओके जी दोस्तों, जिस जगह मैं खड़ा हूँ ना, इससे ज़्यादा से ज़्यादा 300 फुट दूर मेन रोड चल रही है, NHA 1 वे है, साहिवाल में हारे वाला तक, और 24 आवर्स तक यहाँ ट्रैफिक चलती है, रात दिन कोई इशू नहीं। माल की सारी सप्लाई यहीं से मैं देता हूँ, यहीं से माल लोड करता हूँ।